नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। मेरे सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनावी मौसम है, लिहाजा कद्दावर नेता भी हमारे बीच रहेंगे, और क्योंकि अरसे बाद हम शुरुआत एनकाउंटर की कर रहे हैं, जहां आपको नजर आएंगे सुलगते सवालों का जवाब देते हुए दिग्गज चेहरे भी। हमारे साथ एनकाउंटर में आज खास मेहमान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्रीय कानून, न्याय, संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की। बहुत स्वागत है अर्जुन जी हमारे इस खास कार्यक्रम में सुलगते सवाल होंगे आपके सामने। ठीक है श्वेता जी, आप करिए सवाल, मैं तैयार हूं सवालों का जवाब देने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल जी बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पहले भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके, जल संसाधन मंत्री का महकमा भी संभाल चुके। साधारण परिवार, बीकानेर के साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद फिर राजनीति में आए, और बीकानेर जो कि इनका खुद का गृह क्षेत्र भी है, वो आज इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अर्जुन जी, केंद्रीय कानून मंत्री के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, और अगर हम हाल ही की बात करें तो इंडियन पीनल कोड हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इसके अलावा भी कई ऐसे विधेयक है जो लाया गया है। मकसद क्या था इन विधेयकों के लाने का? देखिए, भारत अमृतकाल में है, हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। गुलामी के जो अंश हैं उसको हम कब तक लेके चलेंगे जी? आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें प्रीवी काउंसिल का कई बार जिक्र है, क्राउन का जिक्र है, स्कॉटलैंड का जिक्र है, आयरलैंड का जिक्र है, तो हम कब तक उसको लेकर के रखेंगे? कोई तो उसको सोचेगा ना कि भाई देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, आजादी का अमृत महोत्सव जब हमने मनाया तो हमें प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 75 साल हो गए, हम कहां चले, कैसे चले, ये विश्लेषण करने का समय, लेकिन आगे का रोड मैप भी तैयार करना है। तो ये हमारा आगे का रोड मैप है। अब देखिए इंडियन पेनल कोड 1857 में, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहते हैं, अंग्रेज उसको गदर कहते हैं, म्यूटिनी। और उसके बाद उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जाएगा और राजा का शासन, ब्रिटेन के राजा का शासन भारत में आएगा। तो आएगा तो क्या करें? कोडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इंडियन पेनल कोड जो 1860 का है, 1857 में हुआ हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन। कुछ नहीं था जी। 1834 में आयरिश पेनल कोड था, मैकाले ने उठा के उसको इंडियन कर दिया, आयरिश की जगह इंडियन, और हम उसको लिए चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखिए कोडिफिकेशन हमारी भारत की पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा रही है। हमारा कोई ऐसे विषय नहीं है जिसको हम कोडिफाइड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बताओ, अगर इलेक्शन कमीशन में ही नियुक्ति को लेकर भी बिल लाया गया, लेकिन उस पर चर्चा भी हुई और सवाल भी बहुत उठ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो बिल था जी, ये बिल 91 में एक, जब जो सरकार थी उस समय भारत सरकार, वो बिल लेके आई कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होंगे उनकी सेवा अवधि क्या होगी, उनके अलाउंसेंस क्या होंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे उसमें वो चुप था बिल 91। अब ये एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई, तो कोई पीआईएल में चला गया और जाकर के कहा भाई ये इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इनका एक कमेटी होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए। लेकिन उसी पीरियड में उन्होंने एक कमेटी बना दी कि जब तक पार्लियामेंट आर्टिकल 3 to 4 के तहत कोई कानून नहीं बनाए तब तक ये कमेटी काम करेगी। तो हमने कहा भाई कानून हमारा पहले से है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट में नहीं है। तो फिर हमने एक तो सर्च कमेटी बनाई, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी होगी जो 5 नामों के सर्च करेगी। उस 5 में फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई। हम तो सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस ने 1952 से लेकर के, मैं कांग्रेस के सोशल मीडिया पे जा रहा था, उन्होंने कैसी आलोचना करी मेरी समझ में आता है। ये प्रशासनिक काम है, सरकारों का काम है, आपने कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन नियुक्त करे, हमें पता नहीं है क्या? क्योंकि आप कहते थे सरकार का काम है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम उसको अपॉइंटमेंट को निर्धारित कर रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी, वो 5 आदमी का सर्च करेगी, उसको हमने सर्च कमेटी का नाम दिया। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सिलेक्शन कमेटी, हमने उसको सिलेक्शन कमेटी का नाम दिया। हम एक अपॉइंटमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाईलाइट किया, अपॉइंटमेंट को आपने
कभी कानून नहीं बनाए, जबकि कानून बनाना चाहिए। तो हम तो कानून बना के लेके आ रहे हैं, फिर भी कांग्रेस की पता नहीं क्या। अर्जुन जी, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि एक मन में किसी भी सांसद के एक भावना होती है मंत्री बनने की, लेकिन विधि मंत्री बनना, भारत सरकार का विधि मंत्री बनना। और मुझे ध्यान है कि मैं आपका ऑफिस आया था तब मैंने वो बोर्ड देखा, उस बोर्ड पर सबसे पहला नाम विधि मंत्रियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, और सबसे आखिर नाम अब आपका है, अर्जुन राम मेघवाल, और 3 प्रधानमंत्री भी विधि मंत्री रहे। क्या लगता है नरेंद्र मोदी की आपको ये मंत्री पद देने की क्या सोच रही होगी? क्या ऐसे कारण रहे कि इतना बड़ा महकमा आपको दिया गया? देखिए, वैसे तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मेरे पास जैसे अभी आपने बताया कि फाइनेंस भी रह चुका है, MOS, फिर मेरे पास वाटर रिसोर्सेज भी रह चुका है, गंगा की सफाई वाला महकमा भी रह चुका है, फिर हैवी इंडस्ट्री, उसमें कई तरह के PSU, उन PSU के इशू आते थे, तो हम लॉजिकल किसी चीज को लेकर के जाते थे PM साहब के सामने। तो लगा होगा लॉजिकल, लॉ में तो लॉजिकल ही चाहिए ना आदमी, बिल्कुल चाहिए, और लॉ ग्रेजुएट में हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास प्रकट किया है, और जैसे आपने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो चेयर, जिस चेयर पे कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, उस चेयर में मैं बैठ रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ये हमारे राजस्थान के लिए भी सौभाग्य की बात, और राजस्थान के लिए भी सौभाग्य की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। एक अहम सवाल है, आप राजस्थान सरकार को घेरते हैं अपराध के मामलों को लेकर, जिस तरह से अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बीजेपी भी और आपके भी प्रहार सीधे तौर पर रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने FIR अनिवार्य कर रखी है और इस वजह से मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आपके आरोपों को वो सिरे से नकार रहे हैं। आप इसे उचित मानते हैं या अनुचित? क्या उससे पहले क्या FIR होती नहीं थी क्या? आप मुख्यमंत्री जी से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या थानागाजी का बलात्कार सही था क्या अभी जो एक घटना घटी भीलवाड़ा में, भट्टी में ही डाल दिया, वो सही था क्या? मैं राजस्थान से आता हूं, खाजूवाला में पुलिस की शह पर एक दलित लड़की पे बलात्कार होता है कोचिंग जाते हुए, ये सही है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है ऐसा महसूस करती है, दलित भी सुरक्षित नहीं है ऐसा महसूस करते हैं। आपने दलित की बात की, दलित वोट राजस्थान में देखा जाए, श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल 2013 एक अपवाद रहा जब 34 में से 33 सीटें बीजेपी को मिली, वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री बनी, और 1 सीट डॉक्टर करीमलाल मीणा की पार्टी को मिली, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं रहा। तो आप दलित नेता के तौर पर एक राष्ट्रव्यापी आपकी छवि है, तो बीजेपी से दलित का जुड़ाव ये केवल एक अपवाद 2013 को छोड़ दे, 2000 जो पिछला चुनाव था उसमें ऐसा नहीं हो पाया, और अब मुख्यमंत्री गहलोत तो संदेश दे रहे हैं 4 कैबिनेट मिनिस्टर दलित बनाकर, तो क्या लगता है कि जुड़ेगा ये वोट बैंक? आपकी अपील नजर आएगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जी पीछे ले जाना चाहता हूं। दलित जो कांग्रेस ने है, दलितों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है, इनके कच्चे मकान है पक्के करो, इनके शौचालय नहीं है तो शौचालय दो, इनके यहाँ लाइट नहीं है तो लाइट दो, इनके यहाँ गैस नहीं है तो गैस दो, शिक्षा नहीं तो शिक्षा दो। वो इंपावर्ड कर रहे हैं, और कांग्रेस ने उनको वोट बैंक के रूप में यूज किया। दूसरा जो इमोशनल इशू है वो शायद कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान करेगा दलित उसको ही वोट ज्यादा देगा। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जिस आदमी ने ऐसा संविधान बनाया हो जो आज कितना सिद्ध हुआ है कि भारत में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो संविधान के कारण है, उस आदमी को आप भारत रत्न नहीं दे रहे हो। जिस सेंट्रल हॉल में बैठ करके आपने उन्होंने संविधान बनाया उसकी तेल चित्र नहीं गाने दे रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस भ्रम में है। दलित समाज का आदमी बाबा साहब का अनुयायी है अधिकतर, और वो जो देख रहा है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ बना रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और अच्छी तरह से ले रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो दलित समाज बीजेपी की ओर आकर्षित हुआ। यही पीड़ा कांग्रेस को है। बिल्कुल, आपने दलित वोटों का भी जिक्र किया कि कांग्रेस उसे वोट बैंक के तौर पर देखती है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और जातिगत समीकरण बहुत अहम यहाँ पर भी रहता है, फिर हम अगर बात करें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, जाट हो,
हर किसी का बहुल्य है वोट और सब इनका दबदबा माना जाता है राजस्थान में। दलित वोट बैंक की भी हम बात करें, दलित समाज की भी बात कर ले, और इनका रोल भी बेहद अहम है। आप साधेंगे कैसे इन सभी को, क्योंकि आप भी इस समाज से आते हैं, लेकिन साथ ही साथ सर्व समाज को लेकर चलने की भी बातें की जाती हैं, लेकिन वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे सबको कैसे साथ? देखिए, हमारे दो बड़े प्रयास होंगे जो हम जनता के बीच में जाएंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं ना, उसमें गरीब सेंट्रल बिंदु है। एक तो ये विषय। ठीक है। दूसरा, बाबा साहब का सम्मान इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने किया। कोई भाषण उठाओ ना आप नरेंद्र मोदी जी का, बाबा साहब को वो याद करते हैं। और 125वीं जयंती भी इनके पीरियड में आई, उन्होंने सिक्के भी जारी किए। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 200 करोड़ की लागत से बनाया। जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वहां 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा एक बिल्डिंग बनाई, स्मारक बनाया। इंदू मिल की जगह जहां बाबा साहब का संस्कार हुआ था, 675 करोड़ की लागत। चलिए मान लेते कि इनका नजरिया बदला है, ये सब देखते हुए, काम को देखते हुए, दलित समाज मोदी जी की ओर, ठीक है, चलिए दलित समाज मोदी जी की, लेकिन मीना वोट भी तो प्रमुखता से बीजेपी को नहीं मिलता, क्या इससे लेकर फोकस रहेगा आप लोगों का? देखिए, एससी और एसटी दोनों के लिए फोकस रहेगा। अभी आपने देखा होगा मानगढ़ धाम प्रधानमंत्री जी के क्यों गए? क्योंकि एक ऐसी जगह जहां 1500 से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग गोली के शिकार हुए। अब राहुल गांधी भी गए उनके बाद, लेकिन पहले कौन गया? तो जनता तो देखती है ना। इसलिए प्रधानमंत्री जी का सोच सबका साथ सबका विकास, और जो वंचित वर्ग है एससी एसटी, उनकी प्राथमिकता। अर्जुन जी, मीणा वोट चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो चाहे साउथ का हो, अभी तक बीजेपी से सीधे तौर पर वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा। आपके बड़े नेता भी रहे, मीणाओं के दबदबे वाले लीडर भी रहे, लेकिन उसके बावजूद देखिए, दो कारण मैं योगेश जी कहूंगा कि कांग्रेस एक भ्रम फैलाती है कि साहब बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी, तो ये भ्रम फैलता है। और दूसरा, संविधान को तोड़ ही देंगे, संविधान को खत्म ही कर देंगे। तो ये जो भ्रम फैलाया ना, उस भ्रम को हम मीणा समाज में जाकर यही दूर करेंगे। बातचीत लगातार जारी है केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के। अर्जुन जी, सबसे बड़ा सवाल इस जहन में और श्वेता जी के, हम दोनों के जहन में आता है कि राजस्थान बीजेपी में जिस तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं, सीपी जोशी बिल्कुल यंग चेहरे को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, राजेंद्र राठौड़ को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बन के आ गए। तो क्या लगता है कि एक रिफॉर्म्स की राजनीति बीजेपी में दिख रही है, जहां वसुंधरा की जगह अब नए चेहरों को या वसुंधरा राजे को कोई नई जिम्मेदारी देने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यूथ को इंजेक्ट करने की परंपरा रही है जी। आपने देखा होगा जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कितनी उम्र के थे। जहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला है, सबसे सीनियर राजेंद्र जी राठौड़, 7 बार के एमएलए। वसुंधरा जी भी उपनेता तो थे ही राजेंद्र, उपनेता थे। तो स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिला, वो भी निर्णय मैं ठीक ही मानता हूं। वसुंधरा जी का जहां तक सवाल है, वो हमारे जो और कमेटियां हैं कई, उनमें या हमारी कोर कमेटी या जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके अनुसार उनकी भूमिका भी रहने वाली है। नहीं, लेकिन श्वेता, सवाल ही पूरे भाजपाइयों के मन में सवाल है कि वसुंधरा राजे की नई भूमिका क्या होगी? आप 4 दिशाओं से 4 रथ निकाल रहे हैं, उस रथ में कौन अगुवा होगा? इसमें हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो एक बार आकर के उद्घाटन करेंगे, फिर बाकी जो स्थानीय नेता हैं, जिसमें वसुंधरा जी भी हैं, जिसमें हमारे सीपी जोशी जी भी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ भी हैं, और भी लोग हैं, वो नेतृत्व करेंगे। उसके बाद पहले उद्घाटन करने के लिए 4 राष्ट्रीय नेता हमारे इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। अर्जुन जी, बीजेपी को परिवारवाद को टिकट देने को लेकर सख्ती है, बीजेपी ने सख्त फैसले किए हैं, लेकिन अगर राजस्थान से बात करें, राजस्थान से कई कद्दावर नेता ऐसे जिनकी अगली पीढ़ी राजनीति में आने के लिए तैयार है और कई पीढ़ी चल भी रही है, तो क्या इसे लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा? सक्रिय रिश्तेदारों को क्या वाकई में टिकट इस बार दिया जाएगा, या जो नियम बनाए हैं या जो सख्ती की बात की जा रही है वो लागू रहेगी? 3 चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ लाल किले की प्राचीर से भी कहा जी। परिवारवादी पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा तुष्टीकरण। इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। अब सोनिया गांधी किसी पार्टी की नेता, उस पार्टी को कोई कंट्रोल करेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारवादी पार्टियों की बात की है। बाकी विषय
लोगों ने इंडिविजुअल अपने नेताओं के लिए नहीं कि अगर बाकी अर्थ लगा रहे हैं लोग, बाकी परिवार की पार्टियों का जिक्र किया। हाँ, लेकिन अर्जुन राम जी, अगर कोई दावेदार है, सक्रिय है, अच्छा काम कर रहा है, अगर आपके बेटे की बात करें, वो भी, आपके पुत्र भी दावेदार है टिकट को लेकर। मैं बेटे का या बेटी का, मैं जो अगर जनता क्या चाहती है वो भी अलग विषय है, ठीक है। लेकिन मेरा विषय क्या है? मेरा विषय यह है कि प्रधानमंत्री जी ने परिवारवादी पार्टियां और दूसरा परिवार का व्यक्ति को टिकट मांगेगा तो उसको उत्साहित कोई नहीं करेगा हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में योग्यता ही मापदंड होगा, परिवार मापदंड नहीं होगा। ठीक है, अगर योग्यता है तो टिकट दी जाएगी, परिवार मापदंड नहीं होगा। परिवार और कांग्रेस में परिवार मापदंड है, मतलब दोनों साफ सी बात यह है कि एक डिफाइन किया है अर्जुन जी ने इस पूरे वर्ड को कि परिवार में, जैसे कि राहुल कसवा सांसद है, सक्रिय है, वो रहे, दुष्यंत सिंह भी सांसद है। नहीं, वो पार्टी को कंट्रोल थोड़ी कर रहे हैं, वो पार्टी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीर साफ है यहाँ पर, इन दोनों चीजों को लेकर मिलाया न जाए, आप ये कह रहे हैं, जो सख्ती की जा रही है। अभी आपने बात की राहुल गांधी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी दलित चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है। कांग्रेस ने प्रयोग किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस लेकर आई, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसका असर कर्नाटक में दिखा। कर्नाटक में एक बड़ा वर्ग जो शेड्यूल कास्ट का है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति रहा। कहा जाता है खड़गे भी एक कारण रहे। तो क्या लगता है कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स में खड़गे के कारण कांग्रेस को क्या इस वोट बैंक को लेकर रिझाने के लिए क्या लाभ मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं कर्नाटक के इलेक्शन की बात कर लूं। कई बार बात आती है, आप भी करते हो, आप भी, श्वेता जी भी करते हैं, आपके टीवी डिबेट में भी चलती है। देखिए, कर्नाटक की पॉलिटिक्स अलग थी। हम साउथ में कर्नाटक में ही थे, बिल्कुल थे, और तो कहीं है नहीं, और मजबूत भी थे, और हम मजबूत बनते जा रहे हैं साउथ में। अभी तमिलनाडु में मजबूत पड़ने धीरे धीरे उभर रहे हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक में एक तो टर्न था उनका आने का, नंबर 2 कई स्थानीय परिस्थितियां अलग बनी। कोई उन्होंने मेहनत की हो या खड़गे जी के कारण आगे, ऐसा कुछ नहीं। खड़गे जी राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां कर्नाटका में एससी वर्ग 2 भागों में बंटा हुआ है, राइट विंग और लेफ्ट विंग, और दोनों में टकराव है जी। तो इसलिए, और ऐसा नहीं कह सकते आप कि सारे आगे होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, मैं तो लाभ की बात, नहीं, वो एक अलग विषय है जी। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है जी, और बरसों से 52 से, कर्नाटक 52 से नहीं है जी। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में चाहे खड़गे जी यहाँ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। चलिए, इसमें अहम रोल मैनिफेस्टो का भी रहता है, और आप बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छा घोषणा पत्र बीजेपी ने बनाया था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। आपके बनाए घोषणा पत्र को क्या जनता स्वीकार करेगी इस बार राजस्थान में? देखिए, इस बार हम थोड़ा घोषणा पत्र के निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम आउटरीच प्रोग्राम पहले कर रहे हैं। हम पब्लिक में जाएंगे, एक आकांक्षा पेटी रखेंगे, उसमें कहेंगे पब्लिक क्या चाहती है। तो सबसे पहले हम पब्लिक के सुझाव लेंगे। पब्लिक को किस तरह का घोषणा पत्र चाहिए, किस तरह का संकल्प पत्र चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे जो पब्लिक के आकांक्षा पेटी में सुझाव आएंगे, उनको हम यहाँ पे मीडिया के सामने खोलेंगे, यहाँ जयपुर में। तो एक तो आउटरीच, पब्लिक का पार्टिसिपेशन, और उनसे आने पे जो पब्लिक चाहती है वैसा घोषणा पत्र बनता है तो उसका असर ज्यादा होता है। इस बार हम ये प्रयोग करेंगे। ठीक, अलग अलग वर्गों की राय ली जाएगी, अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे घोषणा पत्र बनाने की दिशा में। तो क्या लगता है ये जो घोषणा पत्र होगा, पहले भी घोषणा पत्र बनाया था और बहुत ही धुरंधर नेता पिछले घोषणा पत्र बनाने में शामिल रहे, राव राजेंद्र सिंह जैसे बड़े महारथी वो भी शामिल थे। तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र वो जो था वो सफल नहीं हो पाया, जनता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सफल माना, कांग्रेस की सरकार बना दी? देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जनता की आकांक्षाएं बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसके अनुरूप हम इस बार घोषणा पत्र बनाने का प्रयास करेंगे और जनता हमारे घोषणा पत्र को पसंद करेगी। तो क्या ये अमेरिकन मॉडल लेंगे या कोई और? आउटरीच हमारा मॉडल किसी का मोदा। देखिए, हम भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने वाले लोग हैं जी। भारत में हमारे राजस्थान के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि राज्यों से मिलकर के भारत बनता है। ठीक है, आप ये कह रहे जनता से सुझाव लेकर जनता के लिए संकल्प पत्र लाकर उसी को पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक आरोप है अर्जुन जी बीजेपी को लेकर कि दर्जन भर सीएम फेस हैं राजस्थान में बीजेपी के पास, और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तो आपका भी नाम उस लिस्ट में लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? गोविंद डोटासरा जी क्या कहते हैं वो तो उनका काम है।
हमारा संसदीय बोर्ड है, उनकी तरह कोई परिवार का मुखिया तय नहीं करता हमारे यहाँ। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो संसदीय बोर्ड का ही काम है। और सब मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो करीब करीब तय ही हो गया है, इसमें कोई ऐसी विषय नहीं है। सब मिलकर के लड़ेंगे, जितने भी हमारे प्रमुख नेता है सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। तकरीबन 30 साल लगातार बीजेपी का एक फेस रहा राजस्थान में, और 3 यात्राएं निकली, वसुंधरा राजे वो फेस रही। अब क्यों पॉलिसी बदल गई, अब क्यों आगे नहीं किया जा रहा? देखिए, वसुंधरा जी हमारे साथ ही हैं जी। नहीं, एक सीएम फेस के तौर पर उनको आगे किया गया था। अभी पार्टी ने तय किया है, संसदीय बोर्ड का काम है, मेरा काम तो है नहीं जी। लेकिन शायद पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और देश काल परिस्थिति के अनुसार राज्य की परिस्थितियां भी बदलती रहती है, हर राज्य की परिस्थितियां। अब जैसे मध्य प्रदेश है, वहां भी पार्टी ने तय किया कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि वहां तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है। मतलब मोदी जी चेहरा होंगे। हाँ, चेहरा मोदी जी, हमारे नेता है मोदी जी। ठीक है, यानी कोई रीजनल चेहरा अभी कोई घोषणा नहीं, अलग पॉलिसी के साथ भी कर रहा है, हमारे नेता है। और शायद इसलिए कांग्रेस को भी ऐसा मौका तो मिल नहीं रहा है कि कि बोलने विवाद का। से बचने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, मैंने जैसे कहा, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर राज्य का असेसमेंट करके और फिर संसदीय बोर्ड फैसला करता है। बीकानेर से ताल्लुक आप रखते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, और केंद्र में कानून मंत्री हैं, तो पूरे राजस्थान के लिए ही ये गर्व की बात है। लेकिन नेताओं का आना जाना भी पार्टियों में लगा रहता है। अगर आप बीकानेर संभाग की हम बात करें, देवी सिंह भाटी कुछ खास आपकी कहते हैं कि उनसे बनती नहीं है या दोनों में अदावत रहती है। दूसरी तरफ सुना था कि बीजेपी में वो आना चाहते थे, लेकिन ब्रेक क्यों लग गया, कुछ ऐसा था क्या मामला? वो बीजेपी में कहाँ आना चाहते जी, उनकी तो शर्त है ना, फला को नेता बनाओ, नहीं तो मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा। ऐसा थोड़ी, बीजेपी में तो यानी शर्तों के साथ वो मनवाना चाह रहे हैं। बात ही शर्तों के साथ करते हैं। हाँ। ईआरसीपी को मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने, और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो क्या पूर्वी राजस्थान में इससे कोई बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि मुद्दे को लेकर चल रही है चुनाव में, ये भी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है और वो हर किसी मुद्दे को देखती है कि मुझे राजनीतिक लाभ कैसे होगा। अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई आपके कमलनाथ जी भी तो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, क्यों नहीं हाँ कर पाए? फिर भी इस दिशा में शायद गजेंद्र सिंह जी ने एक प्रेस आपके सामने की है, उन्होंने पूरा विषय क्लियर किया है। जो पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, पानी पिलाना, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करना, ये भारत सरकार की प्रायोरिटी है। भारत सरकार उसमें कहीं कमी नहीं आने देगी। लेकिन राज्य सरकार जब राजनीति करे, कोई प्रपोजल भी उस ढंग से नहीं भेजे, और जो एक नियम बने हुए हमने तो बनाए नहीं है, उस समय के बने हुए नियम है। अर्जुन जी, मुद्दा तो मिल ही गया कांग्रेस। सेंट्रल वाटर कमीशन भी क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं था? लेकिन कोई सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ? इसमें तो विलेन ऐसा बनाया जा रहा है, केंद्र को बनाया जा रहा है। विलेन तो केंद्र को बनाया जा रहा है ईआरसीपी के मुद्दे में, कि अभी आप चाहते हैं कि सरकार आ जाए, इसके बाद आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम हमारी सारी बात खोलेंगे इसमें ईआरसीपी के मुद्दे में, क्योंकि कांग्रेस क्या भ्रम फैला रही है। अब तो 3 ही खाली जिलों का बात कर रही है वो, 13 जिलों की बात के अलावा 3 ही कर रही है वो। तो ठीक है, जनता के बीच, लेकिन जाएंगे कब? अब जाने वाले टाइम, कितना कम वक्त बचा है, 4.5 साल में तो जाके गजेंद्र सिंह जी एक प्रेस करके आए हैं, और जल्दी हम दूसरी 2-3 प्रेस डिजाइन करेंगे हम, और जनता के बीच में एक बुकलेट भी हम छापेंगे, क्या है ईआरसीपी का सच। चलिए, कार्यक्रम अब अंत की ओर है, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है, देश भी जानता है कि आप भजन गाते हैं और बचपन से आप भजनों के शौकीन हैं। आपके पिताजी भी, आपके परिवार में भी, आपके पुत्र भी गाते हैं भजन। हम सुनना चाहते हैं मीरा का वो भजन जो सबसे प्रिय आपको है, 2 लाइनें। भजनों का यहाँ विषय थोड़ी था, भजनों का था क्या विषय? श्वेता जी, अब चुनावी मौसम में योगेश जी ने कह दिया, आप भी हाँ कर रहे हो। नहीं, मैं तो ये कह रही, देखिए विषय तो आपसे जुड़ा है, और आप जिस चीज से जुड़े हो वो सवाल होंगे। तो जब आपका शौक है और आप गाते हैं अच्छा, तो क्यों ना मैं दर्शक। मैं मीरा को इसलिए याद करता हूँ जी कि मीरा जन्मी मेड़ता में थी और शादी हुई चित्तौड़, और 1 साल के अंदर अंदर खनवा युद्ध हुआ जिसमें उनकी पति की डेथ हो गई, और उसके बाद उनके देवर, उनके बीच में जो समाज है सब जग जाहिर है। लेकिन वो गुरु करने चली जाती है बनारस, जहां से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद है, और वहां गुरु करती है रविदास जी को, और गुरु करने के बाद वो आ जाती है वृंदावन। वहां वो जब प्रवेश करने लगती है मंदिर में, तो उन्होंने कहा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है जी, ये मीरा का पक्ष लोग जानते नहीं है जी। और फिर उन्होंने कहा पुरुष तो यहाँ एक ही है, कृष्ण, और भी कोई पुरुष है क्या? तो उनको गुरु को पता लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी एक आध्यात्मिक लेवल की बात कर रही है, और उसके दरवाजे खुल जाते हैं।
उसके बाद महिलाओं का प्रवेश जो होता है तो वो सोशल रिफॉर्मर भी है। उसके बाद वो द्वारका जाकर के विलीन होती है और उनकी 525वीं जयंती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से किया। वो थी कृष्ण भक्त, लेकिन साधना के क्षेत्र में इतनी ऊंची उठ गई थी, और जब रविदास जी ने उनको कोई गुरु कृपा से कोई प्रसाद दिया और उन्होंने लिया, तो जो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ऐसे भाव आए कि साधना के शिखर पर राम और कृष्ण का भेद नहीं है। इसलिए मीरा को भक्त शिरोमणि कहा जाता है और रविदास जी को संत शिरोमणि कहा जाता है। ऐसी मीरा को आपने याद किया, आपको धन्यवाद उसके लिए। क्या सुनना चाह रहे हो आप? जो आपकी इच्छा है। जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन? खर्चा नहीं खूटे इन्हें, चोर नहीं लूटे रे, ओ तो दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही शानदार बातचीत अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ हमारी हुई। हमारे तीखे सवालों का बेहद सधे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। अगले एनकाउंटर में फिर किसी नए चेहरे के साथ होंगे। मैं और हमारी स्टार एंकर श्वेता मिश्रा अवस्थी अब आपसे विदा लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।